आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें कम से कम क्या हार्डवेयर चाहिए एक नेटवर्क बनाने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म ए नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम क्या हार्डवेयर चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कल के एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हम लोगों ने कल कहा कि जो भी हम फायदे इस वक्त कंप्यूटर के देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर हम कहते हैं, ये खाली कंप्यूटर की वजह से नहीं है बल्कि टेलीकम्युनिकेशन की। ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकट्ठा काम करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज कर पाते हैं। एक दुनिया के एक कंप्यूटर को दुनिया के दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, उनको कम्युनिकेट करवाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। ये सारा तब मुमकिन है जब हम दुनिया के एक कंप्यूटर को दुनिया के दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका नेटवर्क बनाते हैं और वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तब जाके हम लोग इस वक्त इतने सारे फायदे देखते हैं कंप्यूटर्स के। तो सिंपल अल्फाज में हम लोग कहते हैं कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो कंप्यूटर network is a collection of interconnected computers. Yani two computers are said to be interconnected if they are capable of sharing hardware, software and exchanging of information. Yani हम उस वक्त दो कंप्यूटर्स को कह सकते हैं कि इनका क्या है, दो कंप्यूटर्स को हम उस वक्त कह सकते हैं कि ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है या इनके दरमियान नेटवर्क है, जब वो हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड है, इनके दरमियान नेटवर्क है। तो इस पिक्चर से आप लोगों ने नेटवर्क को समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा एक स्विच है। स्विच जैसे अगर हमें एक ही कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होगा, यानी एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उस वक्त हमें एक ही स्लॉट जो हमारे लैपटॉप पे होती है, हम उसी एक स्लॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं एक कंप्यूटर को। ऐसी एक स्लॉट होती है हमारे इसमें हमारे लैपटॉप में, या जो बैक साइड होता है हमारे कंप्यूटर के सीपीयू का, वहां पे ऐसी एक स्लॉट होती है। वो मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है। तो ये वाला जो है, दिस इज स्विच। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इससे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमें दो ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होगा, उस वक्त हमें इस स्विच की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो ऐसी ही स्लॉट RJ45 या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो जहां पे हम लोग प्लग कर सकते हैं केबल को, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्विच। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं कि हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को कैसे एक स्विच की मदद से, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इस वक्त मैं आप लोगों को स्विच दिखा रहा हूं। इस स्विच की मदद से हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं आईसी केबल से। यहाँ पे RJ45, तो हम इसको इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसमें इंसर्ट करते हैं तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ बाद में हम इसको कनेक्ट करके हम उनका नेटवर्क बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को इस स्विच की मदद से हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक नेटवर्क बनेगा बाद में बहुत सारे कंप्यूटर्स का। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे, हाँ, नीड एंड एडवांटेजेस फॉर नेटवर्किंग। क्या जरूरत है, क्या फायदे हैं हमें नेटवर्किंग के। हम रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं,
रिसोर्सेज में हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी. हम अमेरिका का कोई वीडियो घर बैठे उसको डाउनलोड कर सकते हो. हम अमेरिका की किसी ऑनलाइन लाइब्रेरी को घर बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं. यानी हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया कि जेके बैंक की जो डेटाबेस है, दैट इज अ रिसोर्स, दैट इज अ रिसोर्स. जो उसमें जेके बैंक के हर किसी कस्टमर की, हर किसी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन होती है, और हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. यानी उसको हर कोई कस्टमर भी इसको शेयर करेंगे, कस्टमर भी उसको यूज कर पाएंगे, उनके एम्प्लॉयज भी उस डेटाबेस को यूज कर पाएंगे. एक सिंगल डेटाबेस, उसको सारे लोग यूज करते हैं. दिस इज द रिसोर्स शेयरिंग. और रिलायबिलिटी है इसमें. देखिए हम इसको थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे. रिसोर्स शेयरिंग मीन्स हम लोग प्रोग्राम्स को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट. जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये ऑफिस है, इसमें 8 कंप्यूटर्स है, 8 कंप्यूटर्स पे 8 एम्प्लॉयज बैठे हैं, और हर किसी एम्प्लॉय को प्रिंटर की जरूरत होती है. तो हमें 8 एम्प्लॉयज के लिए कितने लाने थे? 8 कंप्यूटर्स के लिए 8 प्रिंटर लाने थे. लेकिन जब हम इनका एक नेटवर्क बनाते हैं, जब हम इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्शन इनका बनाते हैं, नेटवर्क इनका बनाते हैं, तब जाके हम एक ही प्रिंटर रख सकते हैं और सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है, सारे के सारे कंप्यूटर जो एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरीके से डेटा की बात करेंगे, एक ही डेटाबेस को ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी एक ने इनमें से कोई फाइल क्रिएट की, कोई डेटाबेस क्रिएट की, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट की, बाकी भी उसको शेयर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. सबको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है. वो कैसे मुमकिन है? जब इनके दरमियान एक नेटवर्क है, हम लोग एक कंप्यूटर से डेटा उठा सकते हैं, इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से उठा सकते हैं, तीसरे में डाल सकते हैं. दिस इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स शेयरिंग. हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर होगा, हमें 10 सॉफ्टवेयर लाने हैं और 10 कंप्यूटर्स पे उनको इंस्टॉल करना है. लेकिन अगर हमारा नेटवर्क होगा, हम एक कंप्यूटर पे कर लेंगे, सर्वर पे कर लेंगे, बाकी सारे उसको यूज कर सकते हैं, बाकी उसको यूज कर सकते हैं उस नेटवर्क पे, उस सॉफ्टवेयर को. हमें अलग अलग कंप्यूटर्स पे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. इसी तरीके से रिलायबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारी कोई डेटाबेस है, हम फॉर एग्जांपल जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो हम उसकी अलग अलग कॉपीज अलग अलग सिस्टम्स पे रखते हैं. अगर कोई सिस्टम खराब हो गया, उसमें कोई क्रैश हो गया, कोई तो हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे कंप्यूटर से उसका बैकअप उठाते हैं. देखो आप लोग याद रखना कि जो फॉर एग्जांपल जेके बैंक की डेटाबेस कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो कहीं, या आप लोगों का रिजल्ट होता है बोर्ड पे, वो डेटाबेस, वो भी एक डेटाबेस में होता है. डेटाबेस हम लोगों ने पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. कितनी इंपॉर्टेंट है ये डेटाबेस, जिसमें स्टूडेंट्स के नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, उनके मार्क्स, हर किसी सब्जेक्ट के टोटल कितना आ गया. अगर कहीं ये डिलीट हो गई, अगर कहीं उस जिस सिस्टम पे ये डेटाबेस है अगर वो क्रैश हो गई, तो क्या होगा? इतनी सारी मेहनत में एग्जाम करना, फिर पेपर्स को जमा करना, फिर उनकी मार्किंग करना, फिर उनको अपलोड करना एक डेटाबेस पे. बाद में अगर वो डेटाबेस कहीं अल्लाह ताला बचाए कोई आफत आ गई, आग लग गई, सैलाब आ गया, कोई डिजास्टर हुआ, तो ये डेटाबेस अगर खत्म हो गई तो कितना नुकसान है? ये बहुत बड़ा नुकसान है. लेकिन हम लोग नेटवर्क की मदद से, हम उसकी बैकअप रख सकते हैं, हम उसका बैकअप रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कंगन में बैठे हैं, हम लोग दूसरा एक कंप्यूटर रख सकते हैं श्रीनगर, उसमें नेटवर्क की मदद से वहां श्रीनगर में हम उसकी बैकअप रख सकते हैं, हम दिल्ली में उसका बैकअप रख सकते हैं. ठीक है. तो जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फोन के कांटेक्ट नंबर्स का बैकअप रखते हैं. जैसे हम लोग उसको फॉर एग्जांपल हम लोग ईमेल में रखते हैं उसका बैकअप. तो अगर आपके कंप्यूटर पे डिलीट हो गए कांटेक्ट नंबर्स, लेकिन जो जीमेल वालों का सर्वर है, जो जीमेल वालों का जीमेल सर्वर पे आपका अकाउंट है, वहां पे आपके लिए एक स्पेस मुकर्रर है जिसमें आप लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. आप वहां से उसको वापस क्या कर सकते हो, उन कांटेक्ट नंबर्स को रिकवर
कर सकते हो. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क. जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है और आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे कंप्यूटर पे, किसी दूसरे सर्वर पे, किसी दूसरे स्टोरेज पे आप उसका बैकअप रखते हो, तो ये दिस इज द रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मींस टू कीप द कॉपी ऑफ ए फाइल और टू और मोर डिफरेंट on two or more different machines. So if one of them is unavailable due to some hardware crash or any other reason, then it is copy can be used. अगर किसी एक में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी कॉपी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कॉस्ट फैक्टर मींस ये कॉस्ट बहुत ज्यादा कम करता है. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा. जैसे हमारे सेक्टरेट है, हमारा 6 महीने सेक्टरेट श्रीनगर में रहता है, 6 महीने हमारा जम्मू में रहता है. कितना पैसा लगता है? जैसे फाइल्स होती है, तो फाइल्स में हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, फाइल्स बनाते हैं, प्रिंट करके रखते हैं या हाथ से लिख के रखते हैं. उन कागजों को हमें जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू हर साल मूव करना पड़ता है. कितना पैसा लगता है उसको मूव करने में? इतनी बड़ी फाइल्स उनमें लॉकर्स में भरनी पड़ती है, ऐसे ट्रकों में भरना पड़ता है, बुक्स बाज़ाब्ता उनकी पैकिंग होती है किसी डब्बे में, बाद में उनको सवारी खानी पड़ती है हर साल. कहां से? श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या करेगी? वो इस पूरे को कंप्यूटराइज करेंगे. तो उनको कुछ नहीं, खाली एम्प्लॉयज को उठना है, जाना है जम्मू विंटर में और समर में उनको वापस आना है. वहां पे उनको खाली अपने अपने कंप्यूटर्स, अगर वो वहां पे भी रखेंगे एक कंप्यूटर, यहाँ पे भी रखेंगे, फिर उनको कोई जरूरत नहीं है चीजों को लाने की, क्योंकि फिर उनको कोई चीज लाने की जरूरत. लेकिन अगर फिर भी वो खाली कंप्यूटर्स को लेना है, कंप्यूटर ले लिया, बस मसला खत्म. उनको कोई फाइल उठाने की जरूरत नहीं, उनको ट्रक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि कितना पैसा बच जाएगा हमारा. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल माने कि जेके बैंक का ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं होता, तो इतने लाखों तादाद में आज उनके ये कस्टमर्स है को कितनी स्पेस लेनी पड़ती थी, कितने एम्प्लॉयज उसको लगते उस डेटा को हैंडल करने के लिए. बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज. जो आज एटीएम मशीन काम करके देती है, ये सारा लोड किन का खत्म हुआ? या ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं, ये लोड किन का खत्म हुआ? आजकल हम लोग ज्यादा बैंक पे नहीं जाते. अक्सर लोग क्या करते हैं? एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो जेके बैंक को क्या? जेके बैंक को एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इतने ज्यादा यानी कस्टमर्स है आजकल उनके, तो फिर उनको जितने इस वक्त उनके, इससे शायद 5-10 गुना उनको ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ते. तो ये किससे वजह, ये किससे कम हुआ? ये नेटवर्किंग की वजह से कम हुआ. जब एक कंप्यूटर दुनिया का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग, घर बैठे हम अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, तो इससे कॉस्ट रिड्यूस हुआ. इनिशियल कॉस्ट तो इसमें लगता है, पहले सॉफ्टवेयर बनाना है, सर्वर खरीदना है, बाकी चीजें करनी है. इनिशियल कॉस्ट तो इसमें है, लेकिन बाद में इन द लॉन्ग रन ये बहुत ही सस्ता होता है. तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन मीडियम मींस वन कैन सेंड मैसेज एंड व्हेनेवर द चेंजेस एट वन एंड और डन कैन बी इमीडिएटली नोट्स इट एट अनदर एंड. हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है, जब हम उसको अपडेट करते हैं वो हर किसी जगह अपडेट हो जाता है. हमें या फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इसकी दे सकते हैं. जैसे हम लोग अपना बैकअप रखते हैं, हमने अपने फोटोज के अपने गूगल ड्राइव पे अपना बैकअप रखते हैं, तो हम उसका बैकअप लेते हैं एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ, जो आपने अपने सेटिंग में रखा होगा. तो उससे हम लोग ये काम कर पाते हैं. होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप लोगों को कोई कहेगा व्हाई वी यूज नेटवर्क, हम लोग नेटवर्क, हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या जरूरत है इस चीज की, तो आप लोग कह सकते हो कि रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, इसकी रिलायबिलिटी है, इसका कॉस्ट फैक्टर है, क्योंकि बहुत कम पैसे लगते हैं, बाद में हमें पैसे ज्यादा इस पे खर्च नहीं करने पड़ते हैं. इसी तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, यूजुअल बैकअप्स ले सकते हैं हम लोग. जब भी हम कोई चेंज करेंगे वो सेंट्रल डेटाबेस पे हो जाएगी, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगी, हर कोई उसको उस चेंज को हर किसी तक वो चेंज आ जाएगी. जब हम एक, जैसे जेके बैंक की डेटाबेस सेंट्रल है,
जब हम उस पर चेंज करते हैं तो वो चेंज हो गई, अब दोबारा जो भी कोई उसको एक्सेस करेगा उसको अपडेटेड डेटा ही आ जाएगा, वहां पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही आ जाएगी। तो ये है तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, शेयरिंग, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। एप्लीकेशन इसकी यही है कि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हम लोग रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग घर बैठे अमेरिका का कोई डेटा, अमेरिका के किसी कंप्यूटर से कोई डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यानी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल के जरिए, जैसे हम लोग इस वक्त एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा कल। तो आज हमें असल में खुसूसियतें क्या है, यही खुसूसियतें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम अदर कंप्यूटर, हम दूसरे कंप्यूटर के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। तो हम लोग हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, फैक्स मशीन हो, हम उसको शेयर कर सकते हैं। और हमने कहा कि जो नेटवर्क हमारा होता है उसमें एक नोड होता है, जो कोई कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा हो, जो कोई कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा हो, जैसे यहां पे ये सारे कंप्यूटर्स, दीज आर द नोड्स, ये नोड्स है, ये इस नेटवर्क में एक नेटवर्क के मेंबर्स है जो इस नेटवर्क में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस इज नोड हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जो एक नेटवर्क के साथ अटैच्ड होता है और जो रिसोर्स को शेयर कर सकता है, जो रिसोर्स उसको शेयर कर सकता है, हम उसको कहते हैं नोड। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है, तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 9 कंप्यूटर्स है। जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ये सारे क्या है, ये सारे इस कंप्यूटर के, इस नेटवर्क के नोड्स है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक है सर्वर। और हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही नहीं होता है, ये नेटवर्क ऐसा ही ये नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत ही तरीके, जब हमें कोई नया डिवाइस इसमें एक्सेस करना हो, किस कंप्यूटर को क्या एक्सेस होना चाहिए, कौन सी परमिशंस वगैरह सब कुछ, एक नया कंप्यूटर ऐड करना हो, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर को इस नेटवर्क से रिमूव करना हो, या रिसोर्स शेयर की बात हो, परमिशंस की बात हो, तो वहां पे एक कंप्यूटर होता है जो इस शेयरिंग ऑफ डेटा या शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, हम उसको सर्वर कहते हैं। अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटेट करता है किसमें, एक नेटवर्क में, क्या, शेयरिंग ऑफ डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यानी रिसोर्सेज को शेयर करने को फैसिलिटेट करता है वो एक नेटवर्क में, हम उसको कहते हैं दिस इज अ सर्वर, उसको हम सर्वर कहते हैं, हम उसको सर्वर कहते हैं। तो सर्वर एक तरह का क्या होता है, जैसे हमारे फैमिली में एक हेड होता है, हमारे स्कूल में एक हेड होता है, इसी तरीके से एक नेटवर्क का भी एक तरह से सर्वर हेड होता है। और कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है, कंप्यूटर इस नेटवर्क में, सर्वर से होगा, किसी को रिमूव करना होगा तो सर्वर से होगा, यानी। और जो सर्वर के पास, फॉर एग्जांपल जेके बैंक के सर्वर को ले लेते हैं, कल भी मैंने एग्जांपल बताई, आज इसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे जेके बैंक का सर्वर है, उसके पास डेटाबेस होती है, उसके पास फॉर एग्जांपल उसमें डेटाबेस स्टोर होती है, और जो भी डेटा यानी कस्टमर्स है किसके, जेके बैंक के, या एम्प्लॉयज है जेके बैंक के, वो उसी सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसके नोड्स है, वो उस नेटवर्क के नोड्स है, उस नेटवर्क के क्लाइंट्स है। क्लाइंट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को, मुझे इस अकाउंट का ये बताओ अकाउंट बैलेंस कितना है, इस अकाउंट में से इतना पैसा घटा दो, ये सारा रिक्वेस्ट किसके पास चला जाता है, सर्वर के पास, और सर्वर उनको सर्व करता है, सर्वर उनको यानी रिसोर्स को शेयर करने देता है। तो ये मैंने थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज की कल बात की थी। तो आज हम बात करेंगे, असल जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम लोगों ने इसी के साथ आज गवा दिया, कल के रिवाइज के साथ। तो बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म ए नेटवर्क, बुनियादी तौर हमें कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत है एक नेटवर्क बनाने के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पुकारता हूं, हमारा एक नेटवर्क है,
मैं इस नेटवर्क का एक हिस्सा हूं, एक नोड हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरी बात आप लोगों तक किसी मीडियम के जरिए, मीडियम, इस वक्त मेरी बात एक वायरलेस मीडियम के जरिए आप तक पहुंच रही है। और जब आप मेरे क्लास में होते हो, मेरा ईयर, जो हमारे आसपास ईयर है, मेरी बात आपके कानों तक थ्रू ईयर पहुंचती है। तो मैं एक नोड हूं, एक इंसान हूं, मेरी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मेरी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मेरा एक नाम है, मेरी एक पेरेंटेज है, मेरा एक आधार नंबर है, मेरा एक एड्रेस है। तो इससे आप लोग मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो, आप मुझे कॉल करते हो फोन के जरिए या फेस टू फेस जब हम होते हैं, उस वक्त आप मुझे मेरा नाम पुकार के आप मुझे मेरे साथ कम्युनिकेट करते हो। जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, हर किसी कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये नेटवर्क देखा, यहां पे ये एक नेटवर्क है। अगर इस वाले कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना होगा, अगर किसी इंसान का कोई नाम ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, आप लेटर लिखेंगे, किसको लिखेंगे? टू किसको लिखेंगे? जब तक किसी इंसान का नाम नहीं होता है, पेरेंटेज नहीं होती है, एड्रेस नहीं होता है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, हाउस नंबर नहीं होता है, तहसील नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, जब तक अगर हमें किसी को लेटर लिखनी होती है दुनिया में, हम लोग उसका नाम लिखते हैं, पेरेंटेज लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, गली नंबर लिखते हैं, हाउस नंबर लिखते हैं, तहसील लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, तब जाके वो लेटर उस तक पहुंच जाती है। सेम इज द केस विद द कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना हो नेटवर्क में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा कैसे भेज सकता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे कॉल कर सकता है, जैसे रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट का एक नाम होता है और सर्वर का एक नाम होता है, क्लाइंट का एक क्लाइंट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, सर्वर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये बात आप याद रखना कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बगैर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। कौन देता है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक कंप्यूटर को? हम उस डिवाइस को कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम उस डिवाइस को कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड। लैन कार्ड कहो या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है एक नेटवर्क में। हम लोग इस वक्त टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमें कम से कम बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है एक नेटवर्क बनाने के लिए। एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए हमारे पास, एक नोड होना चाहिए हमारे पास, मिनिमम एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक नोड होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, जिस कंप्यूटर को हम दूसरे एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब हम इस कंप्यूटर को
कैसे दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसको चाहिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बुला सके किसी नाम से, किसी एड्रेस से। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह फिजिकल एड्रेस दिवान अकिस कंप्यूटरस, एक फिजिकल एड्रेस देता है एक कंप्यूटर को, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है एक कंप्यूटर को। तो हम वो एक 48 बिट आप लोगों को पता है ना, बाइनरी डिजिट 0 या 1, ऐसे ही 01 ऐसा एड्रेस होता है लंबा, और 48 बिट्स का, कितने बिट्स का, 48 बिट्स का एक एड्रेस होता है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे ग्लोबली, यानी ग्लोबली इसको दुनिया में किसी और कंप्यूटर को ये वाला एड्रेस नहीं होगा। इसको हम खनित उस पे लिखा होता है इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे क्या लिखित लिखा हुआ होता है, यह है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम जब लैपटॉप के साइड में चले जाते हैं ना, लैपटॉप के साइड में जब हम लोग चले जाते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा एक स्लॉट दिखेगा, ये नेटवर्क पोर्ट, ये नेटवर्क पोर्ट अकुई आसि तत न 2-3 क्या तत अकुई। हको अकिस कंप्यूटरस लगित वारिया ति पत, मगर सह गो पोतुस, मगर यूजुअली सैनिस कंप्यूटरस ये लगित। तो इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं किसको, इस केबल को। तो अंदर से ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, अंदर से ये CPU के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या देता है, एक फिजिकल एड्रेस देता है एक कंप्यूटर को, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है दुनिया में ग्लोबली एक कंप्यूटर को। तो इसका एड्रेस कितना होता है, 48 बिट्स का होता है। हम इसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस इसको हम कहते हैं, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये इसके अंदर एक रीड ऑनली मेमोरी चिप होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्डस मज रीड ऑनली मेमोरी चिप, उसके अंदर ये फिक्स्ड होता है, उसके अंदर ये डाला होता है ये एड्रेस। ये अकिस कंप्यूटर्स दिवान यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। तो हाँ यहां पे बर्नड इनटू इट इज रॉम चिप। ये जो एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस, ये इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रीड ऑनली मेमोरी चिप में लिखा होता है, इंसर्ट किया हुआ होता है। क्या रीड ऑनली मेमोरी चिप, क्योंकि ये चेंज गलती से भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी चिप में रखा जाता है ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके, ना इसको कोई डिलीट कर सके। तो इसको हम द मैक एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर ईथरनेट फ्रेम्स टू ए कंप्यूटर। देखो यहां पे मोर इंपॉर्टेंटली, एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप याद रखोगे, एक तो ये एक काम इसका क्या है, इट गिव्स एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इट गिव्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। ये एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में ग्लोबली एक कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, जिस एड्रेस से उसको एक नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। इस एड्रेस को, ये एड्रेस होता है 48 बिट्स का, और इसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस इसको कहते हैं। ये जो है इस जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के एक रीड ऑनली मेमोरी चिप में लिखा होता है, इंसर्ट किया हुआ होता है। दूसरा काम, एक तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है कंप्यूटर का, दूसरा काम क्या करता है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हमारे डिजिटल डेटा को, जो हमारा डिजिटल डेटा होता है जीरोस एंड वन्स की सूरत में हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर्ड होता है, उसको ये, क्योंकि जब हमें
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना है थ्रू ए मीडियम। जब हम इसको अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इंसर्ट करते हैं, जब हम इसको एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इंसर्ट करते हैं, इसके बाद अब यहां से इससे डेटा को ट्रांसफर होना है। से फॉर एग्जांपल इस वायर से डेटा को ट्रांसफर होना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। लेकिन हमारा जो डेटा होता है, हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर में, हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर में, वो होता है बाइनरी फॉर्म में, जीरोज एंड वंस में, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल डेटा होता है वो। उसको हमें, क्योंकि मीडियम में से डेटा किस सूरत में चलेगा? सिग्नल की सूरत में चलेगा, सिग्नल की सूरत में चलेगा। तो ये इस डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है। ये जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये हमारे डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है, या हमारे डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो ट्रैवल कर सके, ताकि वो ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ताकि वो एक कंप्यूटर से शिफ्ट हो जाए दूसरे कंप्यूटर में एक सिग्नल की सूरत में। ठीक है? तो चाहे वो कॉपर की हो या ऑप्टिकल यानी लाइट की सिग्नल हो, या हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और हम लोग कहते हैं लाइट सिग्नल, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये बताना है कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो हमारे डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब जाके हमारा डेटा क्या करता है, ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। तो अगर हमें क्या क्या चाहिए एक नेटवर्क बनाने के लिए? एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें चाहिए नेटवर्क, एक कंप्यूटर होना चाहिए। गोडनेट गस कंप्यूटर आसो, ये कंप्यूटर आसे तेल क्या करो, सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, शेयरिंग करे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड क्या करता है? एक कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। दूसरा काम क्या करता है वो? दूसरा काम वो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद क्या चाहिए? दूसरा चाहिए मीडियम। व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज द पाथ, channel through which data gets transferred from one computer to another computer. मीडियम, जैसे ये मीडियम है ना, वायर है ना मीडियम, ये वायर मीडियम है, दिस इज मीडियम। ये मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडियम, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में एक फिजिकल वायर होती है, ठीक है, फिजिकल वायर होती है। और अनगाइडेड मीडियम में एयर को इस्तेमाल किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे, हमें तफसील से पढ़ना है गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। तो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मीडियम, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह। तीसरा क्या है? हमारे पास बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो हमें नेटवर्क बनाने में काम आते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला, ये दिस इज ए स्विच, एक स्विच है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज अ स्विच। इसी तरीके से एक हब होता है, हब, वो भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तीसरा होता है राउटर। राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो राउटिंग करता है। राउटिंग मतलब क्या होता है? राउटिंग क्या होती है? इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस कंगन वाले कंप्यूटर से डेटा उठाया और ये पहुंचते पहुंच गया, इसकी लाइन चल रही है मनिगाम में 3 लाइनें हैं। एक बारामूला रोड की तरफ जाती है, एक यहां वोयल की तरफ जाती है श्रीनगर की तरफ, और एक जाती है ऊपर अरहामा की तरफ। इस सिग्नल को जाना है श्रीनगर, समझाने के लिए कह रहा हूं, इस सिग्नल को जाना है श्रीनगर। अब वहां पे मनगाम के पास लगा है राउटर के पास होता है राउटिंग टेबल।
जो यहां से डेटा पैकेट मेरे कंप्यूटर से निकला मीडियम के थ्रू, एक वायर के थ्रू, चाहे वो गाइडेड हो या अनगाइडेड हो, मीडियम के थ्रू वो पहुंच जाता है कहां? मनीगांव। मनीगांव में एक राउटर लगा है, इस पैकेट को वो देखेगा, ये कहां से आया? ये मेरे कंप्यूटर से आया, इसका मेरा एड्रेस होगा। इसको कहां जाना है? इसको श्रीनगर वाले एक कंप्यूटर के पास जाना है, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। अब श्रीनगर जाने के दो रास्ते हैं वहां पे, एक है बारामूला रोड से, सुंबल से, दूसरा है यहां वोयल से। एक तो वो देखता है किस किस रूट से मैं इसको भेज सकता हूं। राउटर का काम है कि कौन से अवेलेबल रूट्स है इस पैकेट को, इस डेटा को भेजने के लिए। एक तो वो देखेगा हाँ इसके दो रास्ते हैं, दूसरा वो देखेगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन है इन दो में से। वोयल वाला शॉर्टेस्ट है, वो वाला थोड़ा दूर है, ठीक है। फिर वो उसको बाज़ाब्ता किस पे डालेगा? वोयल वाले रास्ते पे डालेगा, यानी वहां से जो कनेक्शन होगा उस पे डालेगा। दिस इज द राउटर। राउटर का काम वही होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जो ट्रैफिक डेटा ट्रैफिक वहां से आता है, जो पैकेट्स वहां से आते हैं, उनको चेक करना, इनको कहां जाना है, और देखना कि ये किन किन रास्तों से जा सकते हैं, ये पैकेट्स किन रास्तों से जा सकते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन है इनके लिए, वो राउटर का काम होता है। इसी तरीके से स्विच का आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो उस वक्त हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। हब भी उसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। हमें बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए बाकी चीजों की जो हमें लॉजिकल एड्रेसेस की जरूरत है। आईपी एड्रेस, जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो ना, हर किसी वेबसाइट का, हर किसी वेब पेज का इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। उसको हम आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एड्रेस की बात की, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, ये रियल एड्रेस होता है। ये जो मैक एड्रेस होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लिखा होता है, या जो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है एक कंप्यूटर को, वो रियल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो इसके अलावा जो होते हैं दूसरे होते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस वो ख्याली एड्रेस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द आईपी एड्रेसेस। जो भी आप लोग वेब रिसोर्स देखते हो, जो भी आप वेबसाइट देखते हो, जैसे www.jkboss.ac.in हम लोग देखते हैं ना, हम लोग याद रखते हैं उसको www। ये असल में चार डिजिट्स का डॉटेड अलग अलग 194 192.122.92.0.1 ऐसा होता है एड्रेस। तो ये हर किसी जो है, हर किसी वेबसाइट का, हर किसी वेब पेज का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है इंटरनेट पे। हम उसको कहते हैं दिस इज ए लॉजिकल एड्रेस। एक लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी इससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या करता है। मैं इस वक्त वेब पेजेस की बात कर रहा हूं, लेकिन हम एक्चुअली इस वक्त बात करेंगे कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स के होते हैं क्या, लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, जिनसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। और होता है प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है रूल्स रेगुलेशंस। जैसे मैं इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूं, मैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूं, तब जाके आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन तब होगी जब आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन डन। इसी तरीके से जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। कम्युनिकेशन ऐसी ही नहीं होती है। अगर हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे कम्युनिकेशन में, तो हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस फॉलोड बाय द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो रूल्स रेगुलेशंस जो कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हम उनको कहते हैं दीज आर द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। चलो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन। If anyone is having any question, he can ask it. तो हम इसको यहाँ पे एंड कर लेंगे।